तो कहानी की शुरुआत होती है दो डॉक्टरों के साथ। दो अलग ऑपरेशन रूम, दो अलग जिंदगियां। एक ही तरफ है हमारी डॉक्टर जोंग सियोक और दूसरी तरफ है डॉक्टर चोई ड्योकी। हम देखते हैं कि डॉक्टर सियोक एक छुपाए हुए ऑपरेटिंग रूम में थी, जो कि किसी टेम्पल के पीछे बना हुआ था। उसके आसपास खौफनाक गैंगस्टर किम डू बोंग के आदमी खड़े थे और ऑपरेशन टेबल पर कोई और नहीं बल्कि खुद गैंगस्टर किम पड़ा हुआ था। डॉक्टर सियोक अपनी काम और शार्प मूवमेंट से उसके ब्रेन से ट्यूमर निकाल देती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। रूम बिल्कुल शांत था, सिर्फ डॉक्टर सियोक के टूल्स की हल्की खनक और उसकी कॉन्फिडेंशियल सांस चलने की आवाजें। अब हमें एक दूसरे ऑपरेशन का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के ऑफिशियल ओटी में डॉक्टर ड्योकी अपने एक पेशेंट का ऑपरेशन करने में लगे हुए थे। उसके हाथ में अभी वही स्टडी ग्रिप है जो कभी उन्हें एक जीनियस सर्जन बनाता था। फिर ऑपरेशन के बाद पुलिस सर्जेंट वहां आते हैं। उनके पास एक वीडियो था। वीडियो में एक ब्रेन सर्जरी को दिखाया गया था जो इतनी कम्प्लेक्स है कि बिना हॉस्पिटल और प्रोफेशनल मेडिकल इक्विपमेंट के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। डॉक्टर ड्योकी वीडियो को ध्यान से देखता है, लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर जैसे ही सार्जेंट वहां से निकलते हैं, एक जूनियर डॉक्टर ने उनसे धीरे से पूछा, कहीं ये डॉक्टर सियोक तो नहीं? जिसके बाद ड्योकी ने तुरंत मिस राओ को कॉल किया और उन्हें इलीगल सर्जरी ब्रोकर मिन को ढूंढने के लिए कहा। सीन वापस से उस टेम्पल के हिडन ऑपरेशन रूम में शिफ्ट होती है, जहां पेशेंट को होश आ चुका था। तभी नर्स उसके पास आकर कहती है, मैंने पहले भी डॉक्टर सियोक ओ को योनसुन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के दिनों में देखा था। योंगजू जो डॉक्टर सियोक का जूनियर था, वो क्वेटली बताता है कि ये नर्स सेडी है और ये एल्डरली पेशेंट के साथ अब्यूज करती थी। उसके अगले ही मोमेंट नर्स पेशेंट के एवे में कुछ लिक्विड डाल देती है। फिर जब सियोक ड्रेसिंग चेंज करने के लिए जाती है तो उसे उसके पेशेंट अनकॉन्शियस मिलता है। तभी नर्स उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि पैसा दो वरना मैं तुम्हारी इलीगल सर्जरी एक्सपोज कर दूंगी। जिससे सियो के चेहरे पर एक स्लो स्मेल आ गई और वो पैसे देने के लिए मान गई। अब दूसरी तरफ डॉक्टर ड्योकी और मिस रा ब्रोकर मिन से मिलते हैं। मिन कहता है चाइनीज लोगों ने उसे ये सर्जरी वीडियो भेजा था, लेकिन वो ब्रेन सर्जरी में हाथ नहीं डालता। जिसके बाद ड्योकी और श्योर हो जाता है कि ये सर्जन कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सियोक ही है। फिर उस रात ड्योकी इंस्पेक्टर इयोम से मिलता है जो उसके होम टाउन के पुराने दोस्त हैं। इयोम पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे ड्योकी जीनियस था जिसने मेडिसिन स्कूल क्रैक किया, जिस पर ड्योकी स्माइल देता है, लेकिन अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसे पेन हो रहा था, इसलिए वो रेस्टरूम में जाके मेडिसिन खाता है। इधर किम डू बोंग के आदमी सारा एविडेंस जला देते हैं। किम सियो को थैंक्स बोलता है और कहता है कि अगर कभी हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं। डॉक्टर हान उसके साथ कुछ दिन के लिए रहता है। फिर सियोक योंगजू से कहती है कि डॉक्टर हान का छोड़ा हुआ आइस बॉक्स उनके पास पहुंचा दो। उसने वार्निंग भी दी कि चाहे जो भी हो जाए अंदर मत देखना, लेकिन योंगजू के हाथ में टेम्पटेशन होने लगा, इसीलिए वो उस बॉक्स को खोलकर देखता है, लेकिन अंदर सिर्फ एक चिप्स का पैकेट निकलता है। जिसके बाद वो हंसी में सर हिलाते हुए हान के पास वापस निकल जाता है। तभी नर्स डॉक्टर सियो की बोतल से पानी पीती है और कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो उसका बैग मिसिंग था। वो उसे ढूंढते ढूंढते ऑपरेटिंग एरिया तक जैसे ही पहुंचती है, पीछे से सियोक आकर उसकी गर्दन पर एक वायर टाइट कर देती है, जिससे नर्स लुढ़क जाती है और कोई शोर शराबा भी नहीं होता। तभी योंगजू वापस आ गया, लेकिन उसे देखकर सियोक ने बिल्कुल ही कैजुअली टोन में उससे पूछा, सवाल कहाँ रखा है? इसे ठिकाने लगाना होगा। वाह भाई वाह, एक पेशेंट की जान बचाई और एक को मार दिया, कैसी डॉक्टर है ये। अब अगले दिन मिस रा ड्योको को कुछ तस्वीरें दिखाती है जिसमें सियोक अपने रोटविलर के साथ खेल रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर ही के लिप्स पर हल्की सी स्मेल आ गई। रा क्वेटली कहती है तुम दोनों काफी सिमिलर हो। फिर ड्योकी डिसाइड करता है कि वो उससे मिलेगा। अब सीन शिफ्ट होती है पाजू टाउन में, जहाँ सियोक अपनी छोटी सी फार्मेसी में थी। फिर रात को जब वो घर जा रही थी तो
तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके एंकल पर एक मॉनिटर लगा हुआ था और उसकी आंखें सियोक पर ही टिकी थी। फिर जब वो घर जाती है तो वो उस एंकल पर मॉनिटर वाले आदमी के बारे में योंगजू को भी बताती है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल डॉक्टर ड्योकी का था। वो बोलता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये सुनते ही सियोक का चेहरा स्टिफ हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टाइम पर ड्योकी ने उसे ओआर से निकलवा दिया था। सियोक ने गुस्से में उसकी गर्दन दबा दी थी, पर दूसरे डॉक्टर ने उसे बचा लिया। फिर डॉक्टर ड्योकी ने उसे स्लैप किया और अनाउंस किया कि अब वो कभी ओआर में काम नहीं करेगी। जिसके बाद सियोक ने बारिश में घुटनों पर बैठकर डॉक्टर ड्योकी से माफी भी मांगी, लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया। अब प्रेजेंट में ड्योकी उसके घर पहुंचते हैं। थोड़ी फॉर्मल बातें होती है। फिर वो उसे वही सर्जरी वाला वीडियो दिखाकर पूछते हैं कि तुम पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई हो। फिर वो उन्हें अपना ट्रुथ रिवील करता है कि उसे ब्रेन स्टीम ग्लोमा है और अब वो चाहता है कि सियोक उसकी सर्जरी करे, लेकिन सियोक के गुस्से भरे वर्ड्स निकलते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? जिस पर ड्योक कहता है, क्योंकि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। फिर वहाँ से जाते वक्त ड्योको को फिर से पेन अटैक होता है। वो अपनी मेडिसिन निकालता है, लेकिन सियोक उसके दवा के बोतल को अपने पैर के नीचे तोड़ देती है और एक ऐसी स्माइल हंसती है जो नॉर्मल नहीं लगती। वहीं योंगजू घर के अंदर आवाज सुनता है और घबराहट में तुरंत फार्मेडिक्स को कॉल करता है। बाहर एक आदमी विद एंकल मॉनिटर सियोक के घर को दूर से देखता रहता है, जैसे कोई साइलेंट प्रेडेटर अपने प्रे का इंतजार कर रहा हो। सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है, जहां सियोक के रेसिडेंसी डे हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर एक न्यूरो क्यूब चिपका हुआ था जिसे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा था, लेकिन सियोक उठती है और कॉन्फिडेंसली पूरा सॉल्यूशन लिख देती है, जिससे उसके चेहरे पर बचपन जैसी एक्साइटमेंट छा गई। तभी उसके आंखों में एक और नोटिस पड़ता है। हॉस्पिटल अनाउंस कर रहा था कि डॉक्टर चोई ड्योकी वापस आ रहा है, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी भर जाती है। अब हम डॉक्टर ड्योकी को डॉक्टर सॉन्ग के साथ देखते हैं। सॉन्ग कैजुअली कहते हैं कि सियोक लूज कैनन है, कुछ तो गड़बड़ है उसके अंदर। डॉक्टर सॉन्ग के नजरों में डॉक्टर सियोक नॉर्मल नहीं थी, पर सियोक को अपना फ्यूचर उसी के साथ दिख रहा था। फिर वो ड्योकी के ऑफिस के अंदर घुस जाती है अपना सॉल्व्ड क्यूज लेकर। एक्साइटेडली कहती है कि वो उसकी रिसर्च पेपर तक को मेमोराइज करती है। ड्योकी पेपर के ऊपर एक वर्ड लिखता है, परफेक्ट। ये वर्ड सियोक के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। फिर वो बारिश में भागते हुए ड्योकी के पास जाती है और उससे उनकी स्टूडेंट बनने की भीख मांगती है। मतलब कि एक टाइम था जब सियोक ड्योक से सीखना चाहती थी। प्रेजेंट में ड्योकी मिस रा से कहता है कि सियोक ब्रेन सर्जरी के लिए पागल थी। वो ओआर में ही मरना और जीना चाहती थी, बिल्कुल उसी की तरह जैसे वो खुद था अपनी उम्र में। बस फर्क इतना था कि सियोक के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था। फिर डॉक्टर हियो डॉक्टर हान ह्योन हो से मिलता है और उन्हें अपने बीमारी के बारे में बताता है, जिसके बाद हान तुरंत सियोक के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ड्यो का ऑपरेशन कर देना चाहिए, ये तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस वापस दिला देगा। जिस पर सियोक कहती है कि हॉस्पिटल तो फिर भी मुझे ऑपरेट करने नहीं देगा। फिर उसी रात उसने गुस्से में अपने सारे रेसिडेंसी पेपर में आग लगा दी। ये वो पेपर थे जो कभी उसके लिए ट्रेजर थे। उन सब पेपर पर लिखा था एक शब्द, परफेक्ट। अब अगले दिन एंकल मॉनिटर वाला आदमी सियोक के फार्मेसी में घुस जाता है। वो कहता है कि कल रात मैं तुम्हें देख रहा था। फिर कैजुअली उसे ड्रिंक पे बुलाता है। फिर जब वो चला जाता है तो सियोक अपने कोवर्कर के साथ डिनर पर जाकर देखती है कि वही आदमी अपनी बड़ी बहन को मार रहा है जो रेस्टोरेंट चलाती है, जिससे सियोक को बहुत गुस्सा आता है, पर वो सिर्फ कस्टमर बनकर बैठ जाती है। तभी ह्योन हो उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो एक नए पेशेंट की सर्जरी कर सकती है, जिस पर सियोक तुरंत हाँ कह देती है। इधर योंगजू अपनी दुनिया में अटका हुआ था। उसे सियोक के पेपर में एक पुरानी फोटो मिली थी जिसमें सियोक, ड्योकी और एक और औरत थी। जिसके बाद वो क्यूरियस होकर वो उस औरत से मिलने जाता है। वो बताती है कि ये फोटो उस दिन की है जब सियोक ने अपनी पहली सर्जरी लीड की थी। जीनियस थी वो, लेकिन बेवकूफ भी। सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ सियोक बहुत गुस्से में थी। वो ड्योकी के ऑफिस में घुस जाती है क्योंकि उसने रिसर्च प्रोग्राम के लिए उसे बॉस्टन भेजने के बजाय हायोयोंग को सिलेक्ट कर लिया था और ये चीज सियोक को बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो बहुत सीन क्रिएट कर देती है।
जबकि यूयोंग की मदर रूम में बैठी हुई थी। इसलिए ड्योकी अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और उसे सर्जरी से भी बैन कर देता है। फिर ऑलमोस्ट 1 साल के बाद जब डिपार्टमेंट के हेड सीओ को एक सीक्रेट सर्जरी करने देता है तो ड्योकी फिर से वहां आकर उसे जबरदस्ती ओआर से निकलवा देता है। वहीं प्रेजेंट में सीओ का पेशेंट आता ही नहीं। उसे समझ आ जाता है कि इसके पीछे ड्योकी का हाथ है और वैसा ही होता है। ड्योकी खुद कार में सीओ का वेट कर रहा था। वो काल्मली कहता है कि मैंने तुम्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एक सीट दिलाई है, तुम जितनी सर्जरी करना चाहो कर सकती हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम मेरी सर्जरी कर दो। जिससे सीओ का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। वो रिफ्यूज कर देती है, लेकिन ड्योकी के चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन था जैसे उसे पता हो कि एक दिन सीओ हाँ बोलेगी। मिश्रा साइलेंटली स्टीयरिंग व्हील पकड़े वार्निंग देती है कि संभल के रहो। फिर रात में सियोक और योंगजू डिनर के लिए जाते हैं और वह एंकल मॉनिटर वाला उन्हें फिर से घूर रहा था। दूसरी साइड ड्योकी यूएस में रह रहे एलन से कॉल पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरी मेडिसिन का सिर्फ एक फाइल बचा है। एलन कहता है कि मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करता हूँ। रात और गहरी होती जाती है। सियोक अपने घर से एंकल मॉनिटर वाले को देखती है। उससे समझ आ जाता है कि ये रोज उसे देख रहा था। इधर दो लोकल आदमी कैजुअली कन्वर्सेशन में बातें कर रहे थे कि ये रेस्टोरेंट बहुत जल्द बिकने वाला है, क्योंकि ये आदमी अपनी बहन से पैसा निकलवाने के लिए उसे प्रेशराइज कर रहा है। ये सुन के सीओ को बहुत गुस्सा आता है। नाउ शी वांट्स टू किल हिम, लेकिन योंगजू से रोकता है कि तुम ये नहीं कर सकती। अब अगले सीन में सियोक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, लेकिन वो एंकल मॉनिटर वाला आदमी वहाँ नहीं था। सामने से उसे ड्रिंक पे बुलाता है और इस बार सियोक उसके साथ चली जाती है। लेकिन अगली सुबह वो कुछ पिल्स क्रश करके उसका पाउडर एक ड्रिंक में मिलाती है और उसके बाद वो बाहर रोड पर साइकिल चलाते हुए एक आदमी को लिफ्ट देती है। वो आदमी एक ड्रिंक भी लेता है और सियोक के घर आ जाता है। फिर कुछ ही देर में वो आदमी बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को प्लास्टिक कवर्ड लिविंग रूम के सेंटर में बंधा हुआ पाता है। सियोक उसके सामने खड़ी थी। वो स्माइल करते हुए कहती है कि सब ठीक है बाबू, लेकिन इसके अगले ही पल वो एक शार्प नाइफ से उसके गले के 2 टुकड़े कर देती है और चारों तरफ खून ही खून। इसके बाद वो बहुत ही रिलैक्स होकर गाड़ी में उसके बॉडी को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है और योंगजू को कॉल करके कहती है कि घर जाकर सब कुछ साफ कर देना। योंगजू घर जाता है और वो घर में जाकर आग लगा देता है। तभी उसके बिलोंगिंग्स में उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था वॉन सिंग्यू। उस वक्त एक पुलिसमैन यार्ड के पास से ही गुजर रहा था। वो यार्ड में आग देखकर उसके घर की तरफ आने लगा। वहीं जंगल में सियोक अपनी गाड़ी रोककर बॉडी को उतार रही थी। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है। वो जैसे ही नाइफ लेकर अटैक करने वाली थी तो देखती है कि उसके सामने ड्योकी खड़ा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम हॉस्पिटल के अंदर क्यों मियंगजिन और उसका बेटा कियोंग आता है। दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और उनके सामने खड़ा है चोई ड्योकी, एक पुराना दोस्त, एक पुराना क्लासमेट, एक पेशेंट जो अब मियोंगोमिया के लिए आया है। सियोक उन्हें दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में वो छुपी हुई शक की चमक है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्योकी का स्माइल सिर्फ दिखावा है और वो काफी फेक इंसान है। फिर थोड़ी देर के बाद एक नर्स जिसका नाम मिस ना होता है वो सियोक को बताती है ड्योकी अपने दोस्त पर सर्जरी करने को लेके काफी ज्यादा नर्वस है। सियोक के लिए ये बात उल्टा एक झटका था और उसे और भी बुरा तब लगता है जब वो सुनती है कि ड्योकी ने असिस्टेंट के लिए उसे नहीं बल्कि हायुयोंग को चुना है। अब सर्जरी के दिन सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। तभी सियोक एक बहाना बनाकर एंट्री लेती है, कहती है कि युयोंग की तबीयत सही नहीं है और फिर एक पल में उसकी चाकू चलती है। तभी ड्योकी के हाथ की लेंस पर एक छोटी सी कट गलती से बन जाती है। बस इतना ही काफी था। अब ओआर में कमांड उसके हाथ में आ चुका था। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, पेशेंट बच जाता है और बाद में ड्योकी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सियोक उसकी तरफ देखती है और हल्का से स्माइल करते हुए बोलती है तुम तो वैसे भी अपने दोस्त से नफरत करते थे, शायद जानबूझकर गलती करते तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाता और मैं तुम्हारी वो परफेक्ट लाइन टूटने नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है।
जहां सियोक एक जंगल में योन सिंग यू के लाश को ठिकाने लगाने के लिए आई थी और ड्योकी उसके सामने आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी। वो कैजुअली पूछता है कि अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो ऑफर रिपीट करता है बॉस्टन का, पर सियोक उसकी सर्जरी करने से फिर भी मना कर देती है। अब अगली सुबह सिंग्यो की बहन पुलिस को रिपोर्ट देती है कि उसका भाई घर नहीं आया और कहीं गायब है। फिर एक कॉप सियोक को कैजुअली एडवाइस देता है कि संभल कर रहना, क्योंकि सबको पता है सिंग्यो उसके घर के आसपास घूमता रहता था। सियोक अंदर से खुश हो जाती है। उसके फेवरेट रेस्टोरेंट की डील अब कैंसिल हो गई थी, पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चलती। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के लोग उसके फार्मेसी आ जाते हैं और सस्पेंशन नोटिस चिपका देते हैं 30 डे के लिए लॉक, जिससे सियोक समझ जाती है कि ये सब ड्योक का ही खेल है। वो फोन पर ड्योकी पर चिल्लाती है और जवाब में उसकी आवाज सुनती है, बस एक लाइन। कहता है कि बुसान आओ, मैं वहाँ इचिडा अवार्ड अटेंड कर रहा हूँ। इधर योंगजू कार के अंदर सियोक को पैनिक अटैक में देख लेता है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। उसके फेस पर स्वेटिंग हो रहे थे, मानो उसे कितनी गर्मी लग रही हो। उसे शांत कराने के लिए योंगजू कहता है कि वो मेमोरी याद करो जब तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून मिला था, और उसके ये कहते ही सियोक उस पल एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जब पहली बार ड्योकी ने उसे अपने विंग के अंदर बुलाया था एक सर्जरी के बीच में, और उसके हाथ को पकड़कर बोला था क्लोजली ऑब्जर्व करना, और उसी पल उसके दिल में एक नया धड़कन पैदा हुआ था। इधर हम देखते हैं कि बुसान में सियोक एक होटल के वॉशरूम में कुछ लेडीज की बात सुन लेती है कि स्पॉन्सर नाना इचिडा का बेटा मरने के कगार पर है और अब उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। ये सुन के सियोक की आंखों में एक अलग चमक आती है। फिर रात को जब सब सो रहे होते हैं तो सियोक नानाए के रूम में जाकर फ्लुएंट जापानीज में अपनी बात रखती है और याद दिलाती है कि टोक्यो में ड्योकी ने उनकी मुलाकात कराई थी। फिर वो उसे एक सर्जरी का वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में एक बच्चा होता है जिसको ट्यूमर भी था और हेमोफीलिया भी, और उसे उसने एक भी ब्लड वेसल टच किए बिना ठीक कर दिया, जो कि एक मेडिकल से कम नहीं था। तो सियोक एक डील ऑफर करती है कि मैं तुम्हारे बेटे हारू को बचाऊंगी, जिसके बदले में तुम बस ड्योकी का अवार्ड कैंसिल कर दोगे। वो इतना ही कहती है। अब अगली सुबह नाने उसे घिन से देखती है, कहती है तुम घटिया इंसान हो। इतना कहकर वो डील रिजेक्ट कर देती है, जिससे सियोक गुस्से में होटल से बाहर निकल जाती है। फिर रास्ते में उसे यूयोंग मिलता है। वो उससे बात करना चाहता था, पर सियोक उसे इग्नोर करके निकल जाती है। इधर ड्योकी एलान को एक सर्जरी का वीडियो भेजता है और फिर उसे कॉल करता है। एलन प्रॉमिस करता है कि वो 2 हफ्ते में कोरिया आएगा, और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी हर के साथ काम करना हॉनर होगा। अब अवार्ड फंक्शन में नाने ड्योकी से मिलती है और सॉफ्टली सियोक के बारे में पूछती है। ड्योकी ओपनली तारीफ करता है और कहता है वो कभी फेल नहीं होती। बस फिर क्या था, ये लाइन नाने को हिला देती है। अब उसका मन बदल गया था। वो सियोक का डील अप्रूव कर देती है और शर्त ये है कि सर्जरी 4 घंटे के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। फिर सियोक अपनी टीम को बुलाती है और ह्योनहो को एयरपोर्ट भेजती है। नानी उन्हें सीक्रेटली जापान के एक हॉस्पिटल ले जाती है और ऑपरेशन शुरू होता है। सब स्मूथ चल रहा था, पर एक मोमेंट पर सियोक के हाथ से एक विसल निक हो जाता है और बच्चा अनकंट्रोलेबली ब्लीड करने लगता है। इधर हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट होता है, बेस्ट सर्जन अवार्ड किसी और को मिलता है। ड्योकी का नाम ही नहीं आता, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। तभी नानी और सियोक एंट्री करते हैं और सबको सच समझ आ जाता है। हारू जिंदा होता है और सर्जरी सक्सेसफुल होती है। फिर अवार्ड के बाद कियोंग सियोक को पहचान लेता है और उसके पास आता है। सियोक कैजुअली पूछती है कि हु कैसा है और उसके फादर कैसे हैं, पर कियोंग का जवाब थोड़ा अजीब होता है। वो कहता है उनकी रिकवरी नॉर्मल थी, पर एक दिन अचानक वो गायब हो गए। पुलिस का कहना है कि वो भाग गए, जिससे सियोक के दिल में एक नया सवाल का दाना गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि एक बस के अंदर सियोक के चेहरे पर एक अजीब सी थकान और आंखों में एक छुपी हुई चाहत थी। वो हॉस्पिटल को नोटिफाई करती है कि आज वो काम पर नहीं आएगी। हायोयोंग ड्योकी को बताता है कि सियोक सिर्फ विंटर क्लॉथ्स लेने गई है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं उसके घर विजिट करने का। वहाँ उन्हें सरप्राइज मिलता है। सियोक के चेहरे पर छोटी छोटी चोटों के निशान। पूछने पर वो कैजुअली कहती है कि वो आइस पर स्लिप कर गई थी, पर ड्योक के चेहरे पर शक साफ था।
हु युयोंग को मेडिसिन लाने भेजता है और खुद ग्रिलिंग मोड में आता है। थोड़ी देर की इंट्रोगेशन के बाद वो शेड में जाता है। वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी। फिर सियोक फाइनली एडमिट करती है कि एक आदमी ने उस पर अटैक किया और फैट के बीच उसने उसके नैफ से उसे मार दिया। फिर ड्योकी पूछता है कि मदद चाहिए क्या। सियोक मना करती है, लेकिन अंदर से उसका दिल फूल जाता है कि ड्योकी ने उसे फर्स्ट टाइम हेल्प के लिए ऑफर दिया। अब सीन कट होता है प्रेजेंट में। बुद्धिस्ट टेम्पल के पास क्राइम सीन गरमाया हुआ था। सियोक वहाँ आती है और पुलिस डॉग के साथ खेलने लगती है। वो डिटेक्टिव ली को कैजुअली बताती है कि उसके पास रोटविलर है, पर जैसे उसकी नजर ड्योकी पर पड़ती है उसका मूड बदल जाता है। दोनों सेपरेटली बात करते हैं। सियोक कहती है तुम मुझे अपने सर्जरी के लिए डरा रहे हो, पर मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी किम म्योंग जिन के मर्डर के लिए। ड्योकी शांत रहता है, पर इंस्पेक्टर योम एक टेढ़ा कमेंट करता है। क्या सियोक भूल गई है उसने ड्योके के साथ क्या किया था। अब सीन शिफ्ट होती है जब रास्ते के आगे सियोक मिलती है कियोंग से। वो बताता है कि किसी ने उसे टिप दिया था कि उसने अपने फादर को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखा था, जो बाद में बंद हो गया। वो चेक करना चाहता है। इधर ड्योकी इंस्पेक्टर योम और डिटेक्टिव ली के साथ खाना खाता है। उन्हें मॉर्चरी एविडेंस दिखाया जाता है, एक फोटो और हेयर का। दूसरी तरफ सियोक और कियोंग एक एक्स एम्प्लॉय से मिलते हैं। वो बोलता है कि उसने किम म्योंग जिन को रूम नंबर 401 में देखा था, एक फेक नेमली सियोक गुम के साथ। वो उन्हें हॉस्पिटल घुमाता है। कियोंग रेस्टलेस हो जाता है और एक एम्प्लॉय ऐड करता है कि एक ग्रे हेयर मैन उसे मिलने आया था। जब सियोक और कियोंग डॉट करते हैं तो वो अपने दोस्त को कॉल करके एक फोटो मांगता है, जिसमें पेशेंट के साथ एक ग्रुप फोटो लिया गया था। इधर मिश्रा ड्योकी को सियोक की फोटो दिखाती है, जिसमें वो कियोंग के साथ है। ड्योक कहता है कि उसे अपने आप ट्रुथ डिस्कवर करने दो। अब मिश्रा की एक और दोस्त सॉन्ग योनचेई के साथ मिलती है, जो ऑटोप्सी डॉक्टर है। फिर खाना खाते वक्त योनचेई कॉल करके ड्योको को बताती है कि हेयर रोटविलर का फर निकला है, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर कैमरा एंगल शिफ्ट होता है। ड्योकी एक आर्ट गैलरी के अंदर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही काम स्माइल थी। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहां सियोक लैब में सोई हुई थी तो ड्योकी उसे जगाता है और कहता है तुम सर्जरी की एडिक्ट हो। सियोक कैंडली बोलती है कि हाँ, खाना और सोना उसके लिए अपीलिंग नहीं जितना सर्जरी है, जिस पर ड्योकी उसे प्रॉमिस करवाता है कि खाना खाएगी और वो अच्छे से सोएगी। अब सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ क्योंग फ्यूरियस था क्योंकि अभी तक फोटो नहीं आया, इसीलिए वो एम्प्लॉय से लड़ने लगा और उस फाइट में उसका हाथ कट गया। तभी रिवील होता है कि उस एम्प्लॉय ने कियोंग के फादर किम म्योंग जिन की रिंग चुरा ली है, जिससे कियोंग का गुस्सा अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वो उसके पीछे भागता है और दोनों शॉर्ट क्लिफ से गिर जाते हैं, जिससे वो एम्प्लॉय मर गया और कियोंग हॉस्पिटल पहुंच गया। जिसके बाद सियोक अपने ब्लडियट कपड़ों में ही ड्योकी के ऑफिस में घुस जाती है और उसके सामने वो रिंग फेंक देती है। उसका वॉइस क्रैक हो रहा था। वो चिल्लाते हुए कहती है मैं म्योंग जिन को तुम्हारे लिए खुद मार देती, तुमने मुझे क्यों रिजेक्ट किया? क्या तुम्हें शर्म आई कि मैं तुम्हें कॉट कर गई? जिस पर ड्योकी बस कोल्ड रहता है और जवाब नहीं देता। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ड्योक ने कियोंग के डैड म्योंग जिन को क्यों मारा होगा? क्या सियोक ड्योक के बीमारी का इलाज करेगी? और जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाने के साथ साथ दूसरों की जान भी ले रही है, उसका क्या नतीजा होगा? क्या उसे उसका लाइसेंस मिलेगा या होगा इंसाफ? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब हमें देखने को मिलेगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जिसे मैं इस वीडियो पर 2K लैक्स कंप्लीट होते एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे दोस्तों, अगर आप किसी भी मूवी का नेम जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के रेगुलर मेंबर बन सकते हो, जहां मैं आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करता हूं। सेकंड पार्ट आपको सबसे पहले देखने को मिलता है और आपके रिक्वेस्ट से लेकर अपलोडेड सारे वीडियो के डिटेल्स शेयर करता हूं। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।